Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my session is on struggle for power and the present perspective of international politics यानी शक्ति संघर्ष क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान संदर्भ में। इससे पहले आपने इसमें क्या देखा था कि थ्योरेटिकल की शक्ति संघर्ष का सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इसके दार्शनिक आधार हैं राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रहित। उसके बाद हमने देखा कि 3 प्रकार की विदेश नीतियाँ होती है। पहली होती है पॉलिसी ऑफ स्टेटस क्यू, फिर होती है पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, फिर होता है पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजी। इन 3 के बाद हम लोगों ने ये देख लिया था कि 3 को डिटेल करके, जिसमें आपने देख लिया था कि जो स्ट्रगल फॉर पावर है इम्पीरियलिज्म है, और उसने मॉर्गेंथो ने जो उसके अंदर 3 प्रकार बताए थे कि कैसे उदित होता है इसका, और इसके साथ इन्होंने साम्राज्यवाद की जो 3 लक्ष्य थे वो देखे थे। लेटर ऑन उन्होंने ये देखा था कि मॉर्गेंथो के अनुसार आपने ये देखा था कि प्रतिष्ठा की नीति की अभिव्यक्ति के 2 साधन हैं, एक कूटनीतिक रस्में और उसकी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। अब हम चूँकि इस पे आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान संदर्भ में है, जो पहले चल रहा था। अब आप इसको देखिए कि अगर हम बहुत अधिक दूर न जाकर अगर द्वितीय महायुद्ध के बाद भी विश्व राजनीति का ही विश्लेषण करें तो मॉर्गेंथो की विचारधारा की सत्यता प्रतीत हो जाती है। जैसे कई मुद्दों पर, जैसे कि पहला है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा शक्ति संघर्ष का ही प्रतिरूप था। इस सैद्धांतिक और वैचारिक संघर्ष कहा गया। ये 2 भिन्न सिद्धांतों व्यवस्थाओं के युद्ध की स्थिति थी। शीत युद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद, उदारवाद और सर्वसत्तावाद में संघर्ष था। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया था और उन्हें अधिक जटिल बना दिया था। उदाहरण के लिए शीत युद्ध ने ही जर्मनी का विभाजन दिया और जर्मन समस्या को अधिक जटिल बना गया और उसके एकीकरण की समस्या को अनिश्चित काल पर टाल दिया। यानी दोनों महाशक्तियों का देखा जाए तो का नेतृत्व करना चाहती थी कि दोनों अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार चाहती थी और दोनों पिछलघु व उपग्रही राज्यों की स्थापना चाहती थी। नेक्स्ट आता है चीन सोवियत संघ रूस विवाद। चीन और सोवियत रूस दोनों साम्यवादी देश थे। दोनों में विचारधारा की समानता रही। दोनों पूंजीवाद को उन्मूलन चाहते थे, लेकिन तथापि दोनों के संबंधों में एक कंपटीशन, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता था और इस संघर्ष के कारण साम्यवादी जगत पर एकमात्र नेतृत्व प्राप्त करने की अभिलाषा, एशिया में प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा आदि। फिर है भारत पर चीनी आक्रमण। यानी 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, किंतु 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकाएक अपनी ओर से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया। चीन ने जीते हुए भारतीय प्रदेशों को अपनी खाली करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध में बंदी बनाए गए और अनेक भारतीयों को भी रिहा कर दिया और भारत को कुछ सैनिक साजो सामान को भी वापस कर दिया। आखिर चीन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न तो ये है। सैनिक दृष्टि से भारत को हराकर चीन ने भारतीय प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और भारत की निर्बलता जगत प्रसिद्ध हो गई। एशिया में चीन भारत को अपने प्रतिद्वंदी समझता था और युद्ध में प्राप्त सैनिक सफलता में उसने एशिया के राष्ट्रों को अपनी धाक जमाने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर में रूस अमेरिकी प्रतिस्पर्धा। पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर का जो शांत जल है वो अशांत बनता जा रहा है, जिसके कारण है कि नवीन परमाणु प्रक्षेपास्त्रों व प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। हिंद महासागर में तेल तथा अन्य खनिज पदार्थ की उपलब्ध और संभावनाएं। अमेरिका की नौसैनिक टास्क फोर्स नियमित रूप से सन 1964 में हिंद महासागर में गश्त करने लगी और डिएगो गार्सिया में उसने सैनिक अड्डा भी कायम किया। अमेरिकी उपस्थिति का प्रतिकार करने के लिए सोवियत संघ ने भी अपनी नौशक्ति का विचार करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए उसने सोकोत्रो और सेशल्स टापुओं के निकट नौसेना बेड़ों के लिए अपने विश्राम स्थलों की स्थापना की। नेक्स्ट आता है इसमें गुटनिरपेक्षता।
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत तथा अनेक जो नए देश आए थे, जैसे कह सकते हैं कि न स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई। इसका मुख्य कारण था कि शक्ति संघर्ष की गुटीय राजनीति से दूर करना चाहते थे। 7 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने रेडियो प्रसारण में कहा था कि एक दूसरे के विरुद्ध से बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहिए, जिसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए और जिसमें विशाल पैमाने पर फिर दोबारा घोर संकट उत्पन्न हो सकता है। इन शॉर्ट में यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का मंच है। समस्या चाहे कैसी भी हो, भारत और पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की हो, वियतनाम, सोमालिया, इजराइल, अरब, चीन, सभी से महाशक्तियों में हित निहित रहे हैं और उनमें शक्ति का अत्यक्ष प्रत्येक संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। निष्कर्ष: मॉर्गेंथौ की ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष संघर्ष पक्ष का चित्रण किया है। ये सच है कि शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण मांग है, तथापि दूसरे पक्ष सहयोग पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विविध एजेंसीज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग के ही पूरे उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।